चलिए आपको ले चलते हैं रहस्य रोमांच की दुनिया में और सुनिए डॉक्टर स्वाति तिवारी की लिखी हुई रोमांचक कहानी अदृश्य आत्माओं का गोलमेज सम्मेलन। ये एक फिक्शन अर्थात काल्पनिक कहानी है। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर स्वाति तिवारी एक संवेदनशील लेखिका, कहानीकार, स्वतंत्र पत्रकार, संपादक, शिक्षाविद, ओजस्वी वक्ता और एक समाजशास्त्री हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैंने उनका नाम अपनी एक लेखक मित्र से सुना था। उसने बताया था कि वे ऑथर्स क्लब के अध्यक्ष हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे लिए थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी विस्मय भरी खबर थी। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरी मित्र ने पूछा। वो तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं, क्या दे सकती हूँ? हाँ, नंबर देने में क्या परेशानी है, दे दो, हो सकता है कोई बात करनी हो। शाम को उनका फ़ोन आ गया था। वे मुझे कहानी पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे थे, ऑथर्स क्लब के एक आयोजन के लिए। मैंने उन्हें सहज स्वीकृति देते हुए धन्यवाद दिया। हमारी बातचीत यहीं से शुरू हुई थी। मैं उनके कार्यक्रम में समय पर कहानी पाठ के लिए पहुंच गई थी। उस संस्था के ज़्यादातर सदस्य प्रौढ़ उम्र के ही थे और तब मेरी उम्र शायद 40 के आसपास रही होगी। कहानी पाठ अच्छा रहा। मेरी आवाज़ लोगों को पसंद आती है और कहानी कहने का अंदाज भी। मेरी कहानी उनके सदस्यों को खूब पसंद आई और उन्होंने एक और कहानी की डिमांड रख दी। उस उम्र में लिखना भी और कहानी सुनाना भी एक जोश था जो कहानी लिखने को प्रेरित करता था। इस आयोजन का एक प्रभाव तो मुझे तत्काल ही दिखा। उनके सदस्यों के बीच मेरी लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने मुझे उस क्लब की मानद सदस्यता देने की घोषणा कर दी। इस तरह से मेरा उनके साथ संवाद शुरू हुआ था। क्लब की अगली मीटिंग में भी मुझे कहानी पाठ कर रहे लेखक की कहानी पर समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर लिया। इस बार उनसे मेरा परिचय थोड़ा और बढ़ गया। इस बार मीटिंग उनके घर पर ही थी। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि वे मनोविज्ञान विभाग के डीन हैं और परा मनोविज्ञान पर उनकी सतत रिसर्च चल रही है। मेरे लिए उनके काम के प्रति जिज्ञासा यहीं से शुरू हुई। वे लगभग रिटायरमेंट के आसपास ही होंगे। इतना लंबा अनुभव और वो भी बिल्कुल अलग ही विषय पर। मैंने उनसे जानना चाहा कि ये विषय क्या है और उसके अनुभव कैसे रहे रिसर्च में, और मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। वे बातचीत करते हुए हंस दिए। एक पागलों का विषय और दूसरा पागल कर देने वाला विषय। मैं भी हंस दी। मैं भी इसी में आगे पढ़ना चाहती थी, पर पेरेंट्स ने कहा लड़कियों के विषय ससुराल जाने के नहीं होते और ना ही पागल खाने जाने का रास्ता होता है। तुम्हें जॉब करना है ना, तो जॉब को देखते हुए इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तुम साइंस का कोई विषय लो। और मैं मनोवैज्ञानिक बनने के बजाय विज्ञानी बन गई। वे फिर हंसे। अरे, लेखक तो वैसे ही मनोविज्ञानी होता है, पर काया प्रवेश करता है, फिर आप तो डबल फायदे में हैं। विज्ञानी होने से मनोविज्ञान को भी क्रमबद्ध कर लेती हैं कहानियों में। लेकिन आप मुझे दोनों में अंतर समझाइए सर। वे थोड़ा सा रुके, जैसे दुविधा में हूँ। फिर बोले, एक जटिल विषय को एक विद्यार्थी को समझाना सरल होता है, लेकिन एक लेखक को समझाना थोड़ा सा कठिन। पर समझ लीजिए कि परा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है जो असाधारण या मानसिक घटनाओं की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है। इसकी सामान्य अनुसंधान द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है। दूरदर्शिता, पुनर्जन्म या पूर्वाभास भी हो सकते हैं इसमें। कह सकते हैं कि ये एक गुप्त विद्या ही है। गुप्त विद्या, जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। मेरे पास शोध करने में सहायता के लिए कई अनुरोध आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की रुचि भूत प्रेत, जादू, हस्तरेखा विज्ञान, टोना टोटका, यूएफओ, बिगफुट या योग जैसे विषयों में हो तो ही वो गुप्त विद्या में काम कर सकता है। यो भी समझ सकती हैं जैसे किसी व्यक्ति की रुचि परा मनोविज्ञान में हो सकती है, जो दूरदर्शिता, पुनर्जन्म और अन्य असाधारण घटनाओं की वैज्ञानिक जांच से संबंधित होती है। वे बताने लगे, उनकी रुचि केवल मनोविज्ञान और क्लिनिकल मनोविज्ञान तक ही थी, लेकिन जब वे एक शोध के सिलसिले में अमेरिका गए और वहां उन्होंने परा मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का विश्वकोश न्यूयॉर्क पैरागॉन हाउस 1991 देखा,
जिसमें परामनोविज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्कूलों की एक विस्तृत ग्रंथ सूची और परिशिष्ट मिले थे। वहीं से मेरी रुचि इस तरफ मुड़ गई थी। फिर तो जैसे मेरे शोध के विषय की दिशा ही बदल गई, क्योंकि मैंने वहाँ गुइली रोजमेरी की भूत प्रेतों का विश्वकोश, न्यूयॉर्क फैक्ट्स ऑन फाइल 1992, भूतों, आत्माओं और अन्य असामान्य भूतों से संबंधित सभी विषयों की विस्तृत जानकारी देखी और मैं इस तरफ खिंचता चला गया था। तब मैंने वहाँ बर्जर, ऑर्थर एस्की, लाइव्स एंड लेटर्स इन अमेरिकन पैरासाइकोलॉजी, ए बायोग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ी। मैंने सहजता प्रश्न कर डाला, आपको डर नहीं लगा? शुरू में तो लगा, पर फिर मेरे लिए एक विषय सा हो गया ये। लेकिन एक बार जब मैं एक रिसर्च कर रहा था अपनी लाइब्रेरी कम लेबोरेटरी में, तब मैंने पहली बार साक्षात मृत्यु जैसा ही डर महसूस किया था। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। बाप रे, ऐसा भी क्या शोध का चस्का। वे मुस्कुरा दिए, रुक गए बात करते करते, जैसे बताना भी चाह रहे थे और रहस्य की तरह छुपाना भी। मैंने उन्हें उकसाया और भय मिश्रित स्वर में पूछ ही लिया, फिर क्या? उनसे मैंने बातें की? मतलब उन सभी आत्माओं से, और फिर अपनी शोध पूरी की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने कुर्सी का हैंडल कसकर पकड़ लिया। एक पल को उनके चेहरे का भाव उनका नहीं रहा लगा। एक पल को यह भी लगा कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर, वे मनुष्य नहीं, कोई आत्मा ही तो नहीं। ऐसा भाव चेहरे पर जो अलौकिक भी था और परालौकिक भी। वो शाम का समय था। शाम इसी तरह तो अजीब भाव लेकर अंधेरे में प्रवेश कराती है। ये भाव पूर्ण निपुणता का ही था, क्योंकि पूर्ण निपुणता के लिए हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की समझ की आवश्यकता होती है, जो उनमें दिख रही है। जैसा कि ईशा अर्थात ईशा उपनिषद कहती है, अंधे अंधेरे में वे प्रवेश करते हैं जो अज्ञान का अनुसरण करते हैं। वे मानो और भी बड़े अंधेरे में जाते हैं जो खुद को केवल ज्ञान के लिए समर्पित करते हैं। जो उसे ज्ञान और अज्ञान दोनों के रूप में एक सा जानता है, वो अज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है और ज्ञान के द्वारा अमरता का आनंद लेता है। कहीं ये उसी दिशा में तो प्रवेश नहीं कर चुके? परम आनंद की रहस्यात्मक शक्ति के साथ? मैं संशय में आ गई थी। अब उठकर जा भी नहीं सकती थी और सुनने की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। रात कोई डरावनी फिल्म देखकर तकिए के नीचे सरौता, चाकू और राई रखने वाली मैं इस समय इनके भूत प्रेत किस्से के बाद गाड़ी चलाकर घर तक जाऊंगी कैसे? वे धीरे से बोले, पानी। उनकी पत्नी हमारे लिए चाय नाश्ता लगा रही थी। वे पानी का गिलास उन्हें पकड़ा कर बैठ गईं। उन्होंने पति को रोकना चाहा। आप कहाँ की रामायण ले बैठे? इन्हें जाने दो, छोटे बच्चे हैं इनके, बेकार में डर गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। उन्होंने बंद आंखें खोल दी। अरे, बहुत हिम्मत वाली हैं, लेखक हैं, इन्हें डर से लड़ना आना चाहिए, नहीं तो लिखेंगी कैसे किसी भुतहा प्रसंग को? क्या हुआ कि बोलते बोलते वे रुक गए। मैं अपनी रिसर्च के 100 में से केवल 2 प्रसंग सुनाऊंगा आपको, एक आज, एक फिर कभी। शायद कभी आप इन्हें कहीं अपने लेखन में उदाहरण के रूप में प्रयुक्त कर सकें। लेखक के पास हर विषय की थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए। उन दिनों में भूत और प्रेत आत्माओं पर काम कर रहा था। मेरे पास दुनिया भर से लगभग 20 रिसर्च पेपर आए हुए थे जो इन पर तैयार किए गए थे, लेकिन वे किसी अवधारणा तक नहीं पहुंच पाए थे। उनमें से एक भी पेपर काल्पनिक नहीं था। वो घटना कहीं न कहीं घटित हुई थी। सभी रिसर्च पेपर मेरी लेबोरेटरी कम लाइब्रेरी में थे। उन दिनों मैं विदेश में अध्ययन कर रहा था। मुझे बार बार न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ गुप्त विद्या पर सामग्रियों का व्यापक संग्रह है। दिन भर मैं अलग अलग लाइब्रेरियों में पढ़ता, नोट्स बनाता और रात को अपनी लेबोरेटरी में आ जाता। रात इस तरह के अध्ययन के लिए उपयुक्त समय होता है। ये मुश्किल विषय होते हैं और कई बार मन को विचलित भी कर देते हैं। इन्हें शांति से, गहराई से और एकाग्रता से ही समझना और समाधान तक जाना संभव होता है। उस रात लगभग 11 बजे होंगे। मेरा घर महानगर से दूर एक नदी किनारे था जो एक गांव में मिला था। मुझे कम पैसे में और ज़्यादा दिनों के लिए रहने के लिए वो उपयुक्त लगा था।
उस समय अमेरिका भी आज जैसा नहीं था। साधन और सुविधाएं भी कम ही थे। मैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल तक बस से जाता और फिर स्टेशन से ट्रेन लेता और अपने स्टेशन पर उतरकर वहाँ से एक पगडंडी पर चलता हुआ उस सुनसान रास्ते को क्रॉस कर 45 मिनट का वॉक करते हुए घर जाता। रेंटल कार मिलती थी, पर उन दिनों मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी और पैसे बचाने का ख्याल तो हम भारतीयों पर भूत की तरह सदा रहता है। पगडंडी वाले रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था। अमेरिका में कब्रिस्तान सुंदर पार्कों वाले होते हैं, सजावटी भी, फूलों से कोई ना कोई कब्र सजी ही रहती है। मैंने देखी थी। मेरे मन में एक अच्छा ख्याल आया था उस दिन एक कब्र को देखकर। कितना अच्छा है इस संस्कृति में, जब अपने किसी प्रिय की याद आए तो उसकी कब्र पर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं कुछ देर उसके पास, अपने मन की बातें वहाँ कहकर मन हल्का कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ की परंपरा है जहाँ राख और फूल भी सब सौर सार कर नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ भी बात के लिए नहीं रखते। एक दिन का श्राद्ध करो बस, याद करने का एक कोना भी नहीं रखते घर में। यही सब सोचते हुए मैं उस कब्रिस्तान को देखने उसके अंदर चला गया था, लेकिन जैसा मुझे बाहर से दिख रहा था वैसा मेरा केवल ख्याल ही था। अंदर कई कब्रें उपेक्षित, जर्जर और कांटे उगी हुई दिखीं। वातावरण शांत था। मेपल के पेड़ जगह जगह लगे थे। कोई पक्षी बड़ी मधुर आवाज़ में गा रहा था। उसे न सुनकर मैं एक कोलाहल को सुन रहा था। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पानी पिया ही था कि मुझे लगा मेरे चारों तरफ प्यासे लोगों के हाथ फैल गए हैं। आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर, जैसे वो सदियों से प्यासे हैं लोग। यहाँ फूल तो यदागदा रख जाते हैं, पर पानी पिलाने की परंपरा नहीं है। हम भारतीय तर्पण करके जल अर्पित करते हैं, पानी का घड़ा लोटा भरकर देहरी के पास भी रखते रहे हैं। बोतल जैसे पानी सोख रही थी, खाली होने लगी और भय से घबराया हुआ मैं वहाँ से निकलना चाहने लगा तो बोतल गिर गई और 2 लीटर जल धरती ने पल भर में सोख लिया। जब मैं निकल रहा था तो कब्रें जैसे सिसक रही थीं। मैं सुन रहा था उस क्रंदन को। करुण था वो क्रंदन। किसका था, क्यों था? कदम जैसे मन भर भारी हो गए थे। तभी मुझे वहाँ देख एक व्यक्ति गेट से अंदर मेरे पास आया। एवरीथिंग इज़ फाइन, यू सीम अपसेट। सब ठीक है, आप परेशान लग रहे हैं। मेरी स्थिति ना निगलने की ना उगलने की, बदहवास हालत रही होगी शायद। उसने फिर पूछा, डू यू नीड एनी हेल्प? क्या आपको कोई सहायता चाहिए? मैं उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। कहीं ये कोई, वो एक पढ़ा लिखा और समझदार लगा। मुझे भी वहाँ से निकलने का सहारा चाहिए ही था। आर यू ओके? यस, आई नीडेड वाटर। जी, मुझे पानी चाहिए था, मैंने कहा। ओके, इट्स इन माई कार, लेट मी गिव यू वाटर। अर्थात ठीक है, मेरी कार में है, चलिए देता हूँ। मैं उसके साथ गेट के बाहर निकल आया था। कार में पानी की कई बोतल डिक्की में थीं। मैंने एक बोतल ली और खोलकर गेट के अंदर रख दी। वो व्यक्ति मुझे देख रहा था। वो मेरे सामान्य होने तक किसी बहाने रुका रहा, फिर कुछ फूल उठाकर एक कब्र पर रखाया। तब तक मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। पसीना भी कम होने लगा और हार्ट बीट भी अब अपनी गति पकड़ रही थी। इफ़ यू नीड ए लिफ्ट आई विल गो हियर। अर्थात आपको लिफ्ट चाहिए, मैं इधर ही जाऊंगा। यस, मे बी माई ब्लड प्रेशर हैज़ गॉन डाउन आफ्टर सम टाइम। अर्थात जी, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है शायद। पता चला वे एक डॉक्टर हैं और मेरे घर के आगे गांव है जहां उनका क्लिनिक है। मैं अब उनकी कार में था। हम एक दूसरे के बारे में बता चुके थे और वे जानकर मैं इस अजीब विषय पर इंडिया में काम करता हूँ आश्चर्य करने लगे। थोड़ी देर बातें होती रहीं। अब हम मित्र बन गए थे। उन्होंने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया और वे चले गए। उस रात मेरे साथ जैसे कोई अदृश्य मेरे घर, मेरी लेबोरेटरी तक आ गया था। ऐसा मैंने देखा नहीं, पर मुझे महसूस हुआ था। मैं थक गया था और मानसिक परेशान भी था। बिना खाए पिए मैं सो गया। देर रात जब नींद खुली तो कुछ आहटें थीं घर में, जैसे बातें कर रहे हैं कुछ लोग। ये तो समझ आ गया था कि मैं किसी संकट में हूँ इस वक्त। वैसे मैं डरता नहीं, लेकिन जब एक से ज़्यादा स्वर हों तो डरना स्वाभाविक ही था। मैंने लैंप जलाए और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। तब मोबाइल नहीं आए थे, सर्दियों की रात थी वो।
मैं लेबोरेटरी मतलब मेरी लाइब्रेरी की तरफ गया तो आवाज़ें स्पष्ट होने लगीं। वे मेरे उन रिसर्च पेपर के ही पात्र थे जो चर्चा कर रहे थे। मैं वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने देखा जब एक फाइल हिलती तो कुछ ध्वनि होती, फिर दूसरी फाइल में हरकत होती। वे सभी आत्माएं फाइलों से निकल रही थीं और एक टेबल के चारों तरफ मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। उनका कोई गोल मेज सम्मेलन हो जैसे। मेरे किचन में भी आहटें थी शायद। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कॉफ़ी का मग भरा हुआ था पर पी नहीं सकता था। सन्नाटे नहीं, मैं सन्निपात की स्थिति में था। वे आत्माएं जाग गई थीं। मैं अचेतन की तरफ जा रहा था और वे चेतन हो रही थीं। शायद मुझे रोका जा रहा था उनके बारे में लिखने से। एक बार तो मुझे आत्महत्या तक कर लेने की अपनी मनोस्थिति लगी थी। शायद अब मैं कभी इस दुनिया से बाहर नहीं आ सकूँगा। मैं चिपक गया था उस चेयर से। एक कमरा, एक जिंदा आदमी और अनगिनत हलचलें थी मेरे आसपास। फिर भय पर जिज्ञासा हावी हुई और मैंने पसीने की रेखाएं चेहरे से पोंछते हुए पूछ लिया। उनकी पत्नी एक बार फिर चाय बना लाई थी। कप उठाया हम दोनों ने ही और वे बोले। उस दिन मेरा टाइपराइटर कागज़ निकल रहा था। मेरी आंखें फैल गई थीं, जैसे मैं देख रही हूँ एक दृश्य को। सुबह कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह अंडे ब्रेड की डिलीवरी वाला लड़का डोरबेल बजा कर गया तो नींद खुली। उठा तो मैंने आसपास सब कुछ नॉर्मल देखा। उठकर दरवाज़ा खोला। पास वाले घर से मिस्टर बुश ने बाहर निकलते हुए गुड मॉर्निंग की और पूछा, यू वर्क द होल नाइट? द साउंड ऑफ द टाइपराइटर केप्ट कमिंग द होल नाइट। लगता है रात भर काम किया आपने। टाइपराइटर की आवाज़ पूरी रात आती रही। मैं गुड मॉर्निंग बोलकर मुस्कुरा दिया। अंदर जाने के बजाय वहीं बरामदे की सीढ़ियों पर देर तक बैठा रहा। जब अंदर गया तो मैं आश्चर्यचकित था। मेरा रिसर्च थीसिस अपने निष्कर्ष के साथ टाइप किया हुआ उल्टा रखा था और सिगरेट के कई अधजले टुकड़े एस्ट्रे में पड़े थे। वो सब मैंने उन जागृत आत्माओं के साथ बिताते हुए किया था। मैं उनसे डर रहा था। वे मुझे डरा रहे थे या मेरी मदद कर रहे थे, कुछ समझ नहीं पाया तब। रिसर्च जो मुझे सालों साल करनी थी, पिछले 2 साल से मैं उन्हें पढ़ रहा था। उन पात्रों को प्लेनचेट से बुलाना चाहता था। वे उस रात खुद ब खुद आई एक साथ। मेरे जहन में आई थी या कमरे में, आज तक जान नहीं सका और अब कभी नहीं जान सकता। पढ़ना चाहेंगी? जी। उन्होंने एक पुस्तक मुझे दी। मैं लेकर आई लेकिन पढ़ नहीं पाई। भय का कोई साया साथ आया था मेरे। मैंने पुस्तक हनुमान मंदिर में ले जाकर एक आले में रख दी। रात घर में ये जागृत हो गई तो इस ख्याल से ही मैं पसीने पसीने हो गई। अगले दिन मंदिर जाकर पुस्तक उठा लूँगी, ये सोचकर जब मंदिर गई तो पुस्तक कोई और उठा ले गया था। अगले दिन उनका मुझे फ़ोन आया, अरे आपसे किताब गुम हो गई। जी, मैं मंदिर गई थी और रख कर भूल गई। मैं समझा आप डर गई और मंदिर में छोड़ आई। मेरे लिए घोर आश्चर्य था ये व्यक्ति क्या जासूस है? इन्हें कैसे पता? आपको कैसे पता चला? कोई आत्मा बता गई क्या? मैंने तंज कसा। पुजारी जी मुझे जानते हैं। वे मेरा नाम पढ़कर मुझे वापस दे गए। ओह, मैं शाम को लेती हूँ आपसे। शाम को उन्होंने कल वाली कथा का अगला अंश सुनाया। जानती हैं, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो ठीक, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना शोध सबमिट कराया था और प्रस्तुत भी हुआ। मैं देश वापस आने वाला था। सोचा एक गिफ्ट और बुके धन्यवाद के लिए कब्रिस्तान में मिले उन डॉक्टर साहब के घर जाकर देना चाहिए। शाम को जाने से पहले खरीद लूँगा। मैं पब्लिक लाइब्रेरी चला गया। कुछ बुक्स वापस करनी थी। काउंटर पर कुछ लोग थे तो मैं काउंटर पर जमा हुई पुस्तकें उलटने पलटने लगा। तभी एक पुस्तक हाथ आई और उसमें लेखक की फ़ोटो देखकर एक बार फिर मैं चौंक गया। ये तस्वीर हूबहू उन्हीं डॉक्टर साहब की थी जिनसे मैं मिला था। मैंने पुस्तक का अंतिम पन्ना देखा, लेखक का परिचय जानने के लिए। वे एक परा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। नीचे उनके जन्म और मृत्यु की भी जानकारी थी। मैंने लाइब्रेरियन से उस लेखक की कुछ जानकारी मांगी। उसने एक पुस्तक मुझे दी जिसमें उनकी जीवनी थी और सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर ये थी कि उनकी कब्र वहीं थी जहाँ वे मुझे मिले थे। हक्का बक्का सा मैं कई घंटे पुस्तक लिए बैठा रहा। शाम को एक बुके, कुछ कैंडल लेकर मैं वहाँ गया। उनकी मज़ार से सूखे पत्ते हटाए, सफाई की, कैंडल्स जलाए और फूलों का गुच्छा रख उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
मैं अब भी सोच नहीं पाता हूँ क्या था वो, मेरा अवचेतन मन या उनकी चैतन्य आत्मा। अभी आप सुन रहे थे रहस्य और रोमांचक किस्सा गोई, जिसे लिखा था डॉक्टर स्वाति तिवारी ने। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल का कंटेंट अर्थात कहानियाँ अच्छी लगती हों तो आपसे अनुरोध है कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कहानियाँ सब्सक्राइब करके तब सुना करिए। मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।